हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन। इसके अंदर हमने पिछली क्लासों के अंदर मानव श्वसन तंत्र के अंदर मानव श्वसन अंगों का अध्ययन किया था, जिसमें बाह्य नासा छिद्रों का अध्ययन कर लिया था, नोजल कैविटी नासिका गुहिका का अध्ययन कर लिया था, और उसके बाद में अपने ग्रसनी का फेरिंग्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे मानव श्वसन तंत्र के फेरिंग्स से आगे के श्वसन अंगों का अध्ययन, यानी कि किस कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो ग्रसनी से आगे का जो श्वसन अंग जो होता है, ग्रसनी से आगे का जो श्वसन अंग होता है वो लैरिंग्स कहलाता है, कंठ कहलाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कंठ के बारे में। लैरिंग्स, कंठ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंठ की स्थिति क्या होती है, कहां पर पाया जाता है और ये किस प्रकार का अंग होता है। लैरिंग्स ग्रीवा के अधर भाग में पाई जाती है और मानव के पृष्ठ भाग में कशेरुका दंड पाया जाता है। कशेरुका दंड के अंदर 33 कशेरुकाएं होती हैं और इस कशेरुका दंड को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग जो होता है जो ग्रीवा के अंदर स्थित होता है, जिसे ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो वक्षीय क्षेत्र कहलाता है। और वक्षीय भाग के अंदर पाई जाने वाली कशेरुका दंड की कशेरुकाएं जो होती हैं जिसे वक्षीय कशेरुकाएं कहते हैं। गिरवा कशेरुकाएं जो होती हैं वो 7 होती हैं, 1 से लेकर 7 कशेरुकाएं जो होती हैं वो ग्रीवा कशेरुकाएं कहलाती हैं। और वक्षीय क्षेत्र के अंदर 12 कशेरुकाएं होती हैं। और उसके बाद में कटी क्षेत्र आता है, कटी के अंदर 5 कशेरुकाएं होती हैं। उसके बाद में त्रिक और अनुत्रिक आता है। तो मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वो गिरवा कशेरुका से लेकर वक्षीय कशेरुका तक स्थित होता है। यानी कि मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वो गिरवा कशेरुका से प्रारंभ होता है और वक्षीय कशेरुका तक समाप्त हो जाता है। कशेरुका दंड का इस श्वसन तंत्र के साथ में अध्ययन करने का मतलब यह है कि मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वो कौन सी कशेरुका से कौन सी कशेरुका तक होता है, यह अध्ययन करने के लिए यहाँ कशेरुका दंड का अध्ययन अपन करते हैं। गिरवा के अंदर अधर भाग के अंदर लैरिंग्स होता है और पृष्ठ भाग के अंदर कशेरुका दंड होता है और इन दोनों के मध्य ग्रसिका पाई जाती है। लैरिंग्स के पृष्ठ भाग में ग्रसिका पाई जाती है। मानव के पृष्ठ भाग के अंदर कशेरुका दंड पाया जाता है, लेकिन लैरिंग्स के पृष्ठ भाग के अंदर ग्रसिका पाई जाती है। यानी कि ग्रसिका जो होती है वो लैरिंग्स और कशेरुका दंड के मध्य पाई जाती है। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि लैरिंग्स जो होती है वो उपास्थियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। यानी कि लैरिंग्स की भित्ति जो होती है वो उपास्थियों के सहारे से बनती है, यानी कि ये उपास्थि संरचना होती है और इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तीसरी विशेषता इसकी ये होती है कि लैरिंग्स जो होती है वो गिरवा कशेरुका 3 से प्रारंभ होती है और गिरवा कशेरुका 6 तक समाप्त हो जाती है। यानी कि कहां तक स्थित होती है? गिरवा कशेरुका 3 से लेकर गिरवा कशेरुका 6 तक स्थित होती है। 4 नंबर इसकी विशेषता यह होती है कि इसकी लंबाई जो होती है वो पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में ये लंबी होती है और महिलाओं में ये अपेक्षाकृत कम लंबी होती है। यानी कि पुरुषों के अंदर इसकी लंबाई जो होती है वो 44 mm होती है, जबकि महिलाओं के अंदर इसकी लंबाई है वो 37 mm होती है। तो ये बात मैं यहाँ लिख लेता हूं। नंबर 1, कंठ ग्रीवा के अधर सतह पर स्थित होती है। दूसरी बात, यह उपास्थियों कार्टिलेज
से बनी त्रिभुजाकार संरचना होती है। तीन नंबर, यह तीसरी गिरवा कशेरुका से लेकर छठी गिरवा कशेरुका तक होती है, तक स्थित होती है। चार नंबर इसकी विशेषता, इसकी लंबाई पुरुषों में 44 mm और महिलाओं में 36 mm होती है। तो ये इसकी विशेषता रहती। अगली बात हम करें तो इस लैरिंक्स का कार्य क्या है। तो हम कार्य की बात करें तो पहला कार्य ये होता है कि ग्रसनी जो होती है वो घाटी छिद्र द्वारा यानी कि ग्लोटिस द्वारा लैरिंक्स में खुलती है और लैरिंक्स जो होती है वो श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में खुलती है। तो पहला कार्य इसका यह हो गया कि ग्रसनी से वायु को घाटी छिद्र द्वारा ग्रहण करके श्वास नली में पहुंचाती है। दूसरा कार्य यह होता है कि इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करती है। तीसरा कार्य इसका यह हो गया कि यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तीसरा कार्य इसका यह हो गया कि यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। यह आपने पहले पढ़ लिया था। यह कार्य एपिग्लोटिस करता है, यह घाटी ढक्कन करता है। यह कार्य कैसे करता है इसको हम आगे और समझ लेंगे। तो लैरिंक्स के कार्य, पहला कार्य 1 नंबर, वायु को ग्रसनी से श्वास नली में पहुंचाना। दूसरा कार्य ध्वनि उत्पन्न करना। तीसरा कार्य भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। तो ये विशेष इसके 3 कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये किन किन उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। लैरिंक्स जो होती है वो किन उपास्थियों से मिलकर बनी होती है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इनकी डायग्राम को देखते हैं। ये लैरिंक्स का डायग्राम है। लैरिंक्स के डायग्राम के अंदर ये जो सतह दिख रही है ये इसकी एंटेरियर सतह दिख रही है, एंटेरियर व्यू दिखाई दे रहा है यानी कि इसकी अधर सतह दिखाई दे रही है और ये लैरिंक्स की पृष्ठ सतह दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए लैरिंक्स जो होती है यानी कि ये इसकी होती है, ये अधर सतह है और ये इसकी पृष्ठ सतह है। तो यहाँ आगे से जो होती है यानी कि अधर सतह जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है और ये जो होती है इसकी
पृष्ठ सतह दिखाई देती है, यानी कि ग्रसिका की और की जो सतह होती है वो इसकी पृष्ठ सतह होती है, जो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो मैं यहां लिख लेता हूं एंटेरियर व्यू, और ये पोस्टेरियर व्यू। अब ये जो लैरिंग्स होती है वो किन किन उपास्थियों से मिलकर बनी होती है? तो सबसे पहले मैं यह उपास्थियां लिख लेता हूं, कंठ की उपास्थियां, कंठ की उपास्थियां, उपास्थियां यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज, कंठ की उपास्थियां जो होती है वो कुल 9 होती है, जिन्हें 2 समूहों के अंदर बांटा गया है। कुल 9 होती है जिन्हें 2 समूहों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी होती है मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं। 3 जो होती है उपास्थियां वो युग्मित होती है, युग्मित यानी एक जोड़ी। कितनी हो गई? 6। और 3 जो होती है वो कितनी होती है? एकल होती है। एकल होती है। तो कुल कितनी उपास्थियां हो गई? 9 उपास्थियां। 9 उपास्थियों से मिलकर बनती है, यानी कि जिसमें 3 जो होती है वो एक जोड़ी होती है और 3 जो होती है वो एकल होती है। ACC कहा जाता है। ACC का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, सी का मतलब होता है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, और सी का मतलब होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये जो होती है वो 3 जो होती है वो एक जोड़ी होती है। कौन सी? एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। अब एकल कौन सी होती है? एकल होती है ETC। ई का मतलब होता है एपिग्लॉटिस, टी का मतलब होता है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज हो गया, और टी का मतलब होता है थायराइड कार्टिलेज, और सी का मतलब होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये 3 जो होती है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये उपास्थियां जो होती है ये एकल होती है, और एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो होती है वो युग्मित होती है। अब ये कहां कहां पर होती है इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की ओर ये दिखाई दे रही है, इसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस, ये उपास्थि जो दिख रही है वो एपिग्लॉटिस जो इंटीरियर व्यू के अंदर दिखाई दे रही है, जिसके अदर सतह जो होती है, लैरिंक्स की अदर सतह के अंदर जो दिखाई दे रही है वो यहां पर जो दिखाई दे रही है ये एपिग्लॉटिस होती है। उसके बाद में ये संरचना जो दिखाई देती है ये हाइडवान है। ये हाइडवान, हाइडवान जो होती है वो आपने पहले पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था। ऑरल कैविटी में जो जीवा होती है, जीवा की अदर सतह पर, जीवा की जो निचली सतह जो होती है वहां पर एक अस्थि पाई जाती है।
इस अस्थि को हाइड अस्थि कहा जाता है, जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो यहां से लेकर यहां तक होती है, ना कि इस अस्थि से लैरिंक्स जो होती है वो प्रारंभ होती है। तो ये अस्थि जो होती है वो हाइड बोन है। उसके बाद में जो यहां पर ये सबसे बड़ी उपास्थि दिखाई दे रही है, ये बड़ी उपास्थि जो होती है ये थायराइड है। थायराइड कार्टिलेज, ये सबसे बड़ी जो उपास्थि होती है ये थायराइड कार्टिलेज कहलाती है। और उसके बाद में ये जो दिखाई दे रही है ये क्रिकॉइड है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो कौन सी दिखाई देगी आपको? एकल उपास्थियां जो होती है वो यहां पर होती है, एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज। लैरिंक्स की पृष्ठ सतह देखी जाए तो इनके अंदर आपको युग्मित उपास्थियां हैं वो दिखाई देगी। कौन कौन सी उपास्थियां युग्मित होती है और कहां कहां पर होती है? यहां पर जो दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, ये तो एपिग्लॉटिस है, तो मैं यहां कर देता हूं, ये एपिग्लॉटिस है। लेकिन एपिग्लॉटिस है वो अधर सतह पर इतना ही दिखाई दे रहा है, पृष्ठ सतह पर ये पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर जो होता है वो ग्लोटिस पाया जाता है। ये जो छिद्र होता है ये ग्लोटिस कहलाता है। जैसे ही भोजन को निगला जाता है तो ये एपिग्लोटिस जो होता है वो ग्लोटिस पर झुक जाता है और जिससे ग्लोटिस है वो बंद हो जाता है। यानी कि भोजन जो होता है वो, यानी कि जैसे ही ये भोजन को यहां से निकला तो एपिग्लोटिस है वो उसको, ग्लोटिस को ढक दिया और भोजन जो होता है वो ग्लूएड से होता हुआ ग्रसिका में प्रवेश करता है। इस प्रकार से भोजन जो होता है वो लैरिंक्स के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो ये ग्लोटिस हो गई। दूसरी प्रकार की ये जो बॉन दिख रही है ये हाइड बॉन होती है। और उसके बाद में ये जो उपास्थि दिखाई दे रही है सबसे बड़ी उपास्थि, ये उपास्थि हो गई आपके थायराइड कार्टिलेज हो गई। और उसके बाद में ये उपास्थि दिखाई दे रही है ये क्रिकॉइड हो गई। लेकिन यहां पर ये जो युग्मित दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये, इसे एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहा जाता है। यानी कि ये युग्मित होती है, एक ये और एक ये। उसके बाद में इसके ऊपर जो दिखाई दे रही है ये और ये, इसे कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज कहा जाता है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो होती है वो इसके ऊपर दिखाई दे रही है। अब इसकी सतह से बिल्कुल ऊपर की ओर जो होती है वो होती है आपके क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो सबसे यहां होती है, इसे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज कहा जाता है। यह भी युग्मित होती है जो यहां सबसे ऊपर की ओर होती है। कुल 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर लैरिंक्स का निर्माण होता है। यहां देखिए, थायराइड कार्टिलेज और हाइड बोन जो होती है इनके मध्य इस प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को थायरोहाइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन जो दिख रही है इसे थायरोहाइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैं यहां लिख लेता हूं, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। और यहां पर विशेष प्रकार के लिगामेंट पाए जाते हैं और जो क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के मध्य पाए जाते हैं। ये जो लिगामेंट होते हैं इसे क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट कहा जाता है। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लैरिंक्स का निर्माण है जो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर होता है। और ये जो होता है वो स्वर उत्पन्न करता है और ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और वायु को ग्रसनी से श्वास नली में पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन को रोकने का कार्य है वो एपिग्लोटिस करता है। यहाँ पर एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन को निकलते समय ग्लोटिस को ढक देता है, जिससे भोजन जो होता है वो गुलेट के द्वारा ग्रसिका में प्रवेश करता है।
इस क्रियाविधि को आपने पाचन तंत्र के अंदर पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। यानी कि यहाँ पर देखिए ग्रसनी के अंदर यहाँ श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग क्रॉस बनाती है, यानी कि श्वसन मार्ग अंतरनासा छिद्रों से आई हुई वायु जो होती है वो ग्लोटिस में प्रवेश करती है, यानी कि ये मार्ग रहता है। और भोजन ऑरल कैविटी से निकला हुआ भोजन जो होता है वो गुलेट में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर क्रॉस बनता है और यहाँ पर जैसे भोजन, ये श्वसन मार्ग हो गया और ये भोजन मार्ग हो गया, यानी कि ये भोजन मार्ग हो गया और ये श्वसन मार्ग हो गया। श्वसन ये अंतरनासा छिद्र, अंतरनासा छिद्र और ये ग्लोटिस और ये ओरल कैविटी और ये गुलेट। अब ये जो क्रॉस बन रहा है इसे फेरेंजियल कोइज्मा कहा जाता है। ये फेरेंजियल कोइज्मा कहाँ बनता है? यहाँ पर ग्रसनी के अंदर बनता है, यानी कि यहाँ दोनों मार्ग जो होते हैं, यानी कि श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग दोनों जो होते हैं वो ग्रसनी के अंदर क्रॉस होते हैं और इस क्रॉस को फेरेंजियल कोइज्मा कहा जाता है। मैं यहां लिख लेता हूं। फेरेंजियल कोइज्मा कहा जाता है। फेरेंजियल कोइज्मा कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर ग्रसनी के अंदर श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग जो होते हैं वो क्रॉस होते हैं। जब श्वसन मार्ग चलता है तो पाचन मार्ग बंद रहता है, जब पाचन मार्ग चलता है तो श्वसन मार्ग बंद रहता है। तो ठीक है, ये जो होता है वो फेरेंजियल कोइज्मा कहलाता है। अगला श्वसन अंग जो हमारा है वो है श्वास नली।